नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली एमसीक्यू सीरीज में। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन तालिस्मान सेबर 2025 के बारे में सही है? कथन 1, वर्ष 2025 का संस्करण अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें लगभग 19 देशों के 35,000 कर्मचारी भाग लेंगे। कथन 2, यह सैन्य अभ्यास पहली बार पापुआ न्यू गिनी में भी आयोजित की जा रही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर सी 1 और 2 दोनों। व्याख्या, तालिस्मान सेबर 2025 अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें लगभग 19 देशों के लगभग 35,000 सैन्य कर्मी शामिल हैं। पहली बार इस अभ्यास में पापुआ न्यू गिनी में अपतटीय अभ्यास शामिल थी, जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत थी। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, याकटेन को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है। कथन 2, नोमैड सिक्किम पहल पूर्ण रूप से सिक्किम सरकार एवं एक गैर सरकारी संगठन के बीच साझेदारी है। कथन 3, एशियाई विकास बैंक ADB ने नोमैड सिक्किम परियोजना के एक साझेदार के रूप में सहायता प्रदान की है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। उत्तर सी केवल 1 और 3। व्याख्या, कथन 1 सही है। याकटेन को नोमैड सिक्किम पहल के तहत भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव घोषित किया गया है। कथन 2 सही नहीं है। ये पहल केवल सिक्किम सरकार एवं एक गैर सरकारी संगठन के बीच साझेदारी नहीं है। इसमें एशियाई विकास बैंक यानी ADB का समर्थन भी शामिल है। कथन 3 सही है। यह परियोजना एशियाई विकास बैंक द्वारा समर्थित है, जो राज्य सरकार एवं सर्वहितीय NGO के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। प्रश्न 3, भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह योजना 8 औद्योगिक क्षेत्रों से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कवर करती है। कथन 2, यह एक दर आधारित उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है, जो पूरे अर्थव्यवस्था पर कार्बन उत्सर्जन की सीमाएं लागू करती है। कथन 3, यह उन कंपनियों को क्रेडिट व्यापार की अनुमति देती है जो अपने लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करती है, ताकि वे इन क्रेडिट को कम प्रभावी कंपनियों को बेच सकें। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। उत्तर बी। व्याख्या, कथन 1 सही है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना उत्सर्जन तीव्रता की निगरानी एवं कार्बन क्रेडिट व्यापार के लिए 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को लक्षित करती है, जिसमें स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, वस्त्र, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, लुगदी एवं कागज, कलोरशार उद्योग तथा पैट सूची से प्राप्त अन्य क्षेत्र शामिल हैं। कथन 2 सही नहीं है। CCTS एक दर आधारित तंत्र है, जो उत्सर्जन की कुल मात्रा पर अर्थव्यवस्था व्यापी सीमा लगाने के बजाय प्रति उत्पादन इकाई उत्सर्जन यानी उत्सर्जन तीव्रता पर केंद्रित होता है। कथन 3 सही है। जो कंपनियां अपने उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करती हैं यानी कम उत्सर्जन करती हैं, उन्हें कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, जिनका वे उन कंपनियों के साथ व्यापार कर सकती हैं जो अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाती। इस प्रकार यह एक बाजार आधारित तंत्र प्रदान करता है, जो कुशल कंपनियों को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। 1 शिवनेरी, 2 रायगढ़, 3 साल्हेर, 4 प्रतापगढ़, 5 जिंजी। उपर्युक्त में से कितने स्थल यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध मराठा सैन्य परिदृश्य का हिस्सा हैं? ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी सभी 5। उत्तर डी। व्याख्या, सभी 5 स्थल यथा शिवनेरी, रायगढ़, सालेर, प्रतापगढ़ और जिंजी यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों का हिस्सा हैं, जिन्हें जुलाई 2025 में पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। मराठा सैन्य परिदृश्यों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विस्तृत कुल 12 किले शामिल हैं, जिनमें शिवनेरी किला, रायगढ़ किला, साल्हेर किला, प्रतापगढ़ किला और जिंजी किला प्रमुख हैं। इन किलों का चयन 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच मराठा शासकों द्वारा विकसित राजनीतिक सैन्य योजनाओं और प्रभावशाली किलेबंदी प्रणाली के उत्कृष्ट उदाहरणों के रूप में किया गया है। प्रश्न 5, ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1, ब्रिक्स का विचार सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिमी ओनील द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कथन 2, दक्षिण अफ्रीका शुरू से ही इस समूह का हिस्सा था। कथन 3, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना सदस्य देशों में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। उत्तर बी। व्याख्या, कथन 1 सही है। ब्रिक्स का विचार सर्वप्रथम वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिमी ओनील द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उस समय यह समूह केवल ब्राजील, रूस, भारत और चीन तक सीमित था। दक्षिण अफ्रीका बाद में शामिल हुआ। कथन 2 सही नहीं है। दक्षिण अफ्रीका शुरू से इस समूह का हिस्सा नहीं था। यह वर्ष 2010 में ब्रिक में शामिल हुआ, जिसके बाद इस समूह को ब्रिक्स कहा जाने लगा। कथन 3 सही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2014 में फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त सहायता प्रदान करना है। प्रश्न 6, रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वे साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपी थे। कथन 2, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। कथन 3, उन्होंने स्वयं गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। उत्तर डी। व्याख्या, कथन 1 सही है। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बने। यह पुरस्कार मुख्यतः उनकी काव्य कृति गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया था। कथन 2 सही है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। उन्होंने इस हत्याकांड को मेरे देश का अपमान कहा था। कथन 3 सही है। टैगोर ने गीतांजलि के बंगाली छंदों का अंग्रेजी में स्वयं अनुवाद किया था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और अंततः उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न 7, फिलीपींस निम्नलिखित में से किस देश के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? 1 चीन, 2 वियतनाम, 3 मलेशिया, 4 इंडोनेशिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर डी। व्याख्या, फिलीपींस जो दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीप समूह राष्ट्र है, निम्नलिखित देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। चीन, हाँ, फिलीपींस और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर में विवादित समुद्री सीमा है, विशेष रूप से स्प्रैटल द्वीप और स्कारबोरो शोल के क्षेत्र में। वियतनाम, हाँ, वियतनाम और फिलीपींस के दक्षिण चीन सागर विशेष रूप से स्प्रैटली द्वीप समूह के आसपास पर परस्पर विरोधी दावे हैं। मलेशिया, हाँ, फिलीपींस और मलेशिया के बीच साबा और सुलू सागर के पास समुद्री सीमाएं साझा की जाती हैं। इंडोनेशिया, हाँ, फिलीपींस इंडोनेशिया के साथ एक औपचारिक समुद्री सीमा साझा करता है, जिसमें वर्ष 2014 में उनके अतिव्यापी अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ के समाधान के लिए हस्ताक्षरित समझौते भी शामिल हैं। प्रश्न 8, भारत के भूकंपीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जोन 5 भारत का सर्वाधिक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र है। कथन 2, दिल्ली पूर्ण रूप से भूकंपीय क्षेत्र 2 में स्थित है। कथन 3, भारत में भूकंपीय क्षेत्रों का वर्गीकरण करने की जिम्मेदारी भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS की है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। उत्तर बी। व्याख्या, कथन 1 सही है। जोन 5 भारत का सबसे उच्च जोखिम वाली भूकंपीय क्षेत्र है, जहां सबसे तीव्र भूकंप आते हैं। इसमें पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। कथन 2 सही नहीं है। दिल्ली जोन 2 में नहीं आती, जो कि कम जोखिम वाला क्षेत्र है। दिल्ली का अधिकांश हिस्सा भूकंपीय जोन 4 में स्थित है, जो उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है। कुछ किनारे वाले क्षेत्र जोन 3 में हो सकते हैं, किंतु जोन 2 में निश्चित रूप से नहीं आता। कथन 3 सही है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS अपने भूकंपीय कोड IS 1893 के तहत भारत को जोखिम स्तर के आधार पर भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है। प्रश्न 9, हाल ही में चर्चा में रहा मापुटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अफ्रीकी वन्य जीवों का संरक्षण, ऑप्शन बी अफ्रीका में महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकार, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में व्यापार एवं निवेश, ऑप्शन डी लुप्तप्राय भाषाओं का संरक्षण।
उत्तर बी व्याख्या। मापुटो प्रोटोकॉल, जिसका औपचारिक नाम है प्रोटोकॉल टू द अफ्रीकन चार्टर ऑन ह्यूमन एंड पीपल राइट्स ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन इन अफ्रीका, को जुलाई 2003 में अफ्रीकन यूनियन द्वारा अपनाया गया था और यह नवंबर 2005 में लागू हुआ। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज अफ्रीका की महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए बनाया गया है। इसमें राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, विरासत, स्वास्थ्य, महिलाओं के विरुद्ध हानिकारक प्रथाओं जैसे महिला उत्पीड़न से संरक्षण और प्रजनन अधिकार शामिल हैं। प्रश्न 10। भारत की प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के लिए बैटरी पासपोर्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। कथन 1। यह प्रत्येक बैटरी को एक अनूठी डिजिटल पहचान QR कोड के माध्यम से प्रदान करेगा। कथन 2। इसमें बैटरी की उत्पत्ति, संगठन, प्रदर्शन और जीवन चक्र जैसे विवरण शामिल होंगे। कथन 3। यह प्रणाली सभी छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फोन में उपयोग की जाने वाली बैटरियों के लिए अनिवार्य है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। उत्तर आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।